नमस्कार। आज हम 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं। करीब 17 साल बाद हाल ही में इसमें एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं इस पर, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था, क्या है इस केस की पृष्ठभूमि, इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया क्यों चली, और अब जो फैसला आया है उसके पीछे वजहें क्या हैं। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो बात शुरू होती है 29 सितंबर 2008 से। महाराष्ट्र का मालेगांव शहर, रमजान का वक्त था और एक मोटरसाइकिल पर बम लगा था, उसमें विस्फोट हुआ। हाँ, और ये बहुत दुखद घटना थी। 6 लोगों की जानें गई इसमें और करीब 100 लोग घायल भी हुए थे। माहौल जाहिर है काफी तनावपूर्ण हो गया था। बिल्कुल। तो शुरू में जांच किसने की? महाराष्ट्र एटीएस ने। जी हाँ, महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने। उन्होंने फिर कुछ गिरफ्तारियां की। अभिनव भारत नाम का एक ग्रुप था, उससे जुड़े लोगों को पकड़ा गया। हाँ, मैंने पढ़ा था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का नाम काफी चर्चा में था। बिल्कुल, ये मुख्य आरोपी बनाए गए थे। लेकिन तभी एटीएस की जांच पर भी सवाल उठने लगे थे। आरोप लगे कि शायद राजनीतिक दबाव है या फिर हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, तो ये कंट्रोवर्सी शुरू से ही थी। हाँ, और शायद इसी वजह से, या कहिए कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 2013 में ये केस एनआईए को दे दिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जी, एनआईए ने फिर से जांच की और अपनी चार्जशीट फाइल की, और उसमें उन्होंने यूएपीए लगाया। यूएपीए, हाँ, वो तो बहुत सख्त कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बिल्कुल, और साथ में आईपीसी की धाराएं भी थीं। हत्या, साजिश, आतंकवाद, चार्जेस बहुत गंभीर थे। तो ये केस फिर एनआईए कोर्ट में चला, और ये कितना लंबा चला? करीब 17 साल। हाँ, लगभग 17 साल। इसमें कई कानूनी दांव-पेच थे। आरोपी बीच में जमानत पर भी बाहर आए, और इस दौरान कुछ आरोपियों की राजनीतिक प्रोफाइल भी बनी, जैसे साध्वी प्रज्ञा सांसद बन गई। सही कहा। तो इतने सालों बाद अब 31 जुलाई 2025 को क्या हुआ? फैसला आया। जी, मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया, और फैसला ये था कि सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए। सभी 7? इसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित भी शामिल हैं? हाँ, सभी 7। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहेरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी, सबको बरी कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। कोर्ट ने क्या वजह बताई इसके पीछे? देखिए, कोर्ट ने कई कारण गिनाए। सबसे मुख्य कारण था विश्वसनीय और पुख्ता सबूतों की कमी। कोर्ट ने पाया कि जो सबूत पेश किए गए वो आरोपियों को सीधे तौर पर ब्लास्ट से जोड़ने के लिए काफी नहीं थे। अच्छा, सबूतों की कमी और कुछ? हाँ, कोर्ट ने ये भी कहा कि यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए जो सरकारी मंजूरी चाहिए होती है, उस प्रक्रिया में भी कानूनी खामियां थीं। फोरेंसिक सबूत भी निर्णायक नहीं थे, और पूरी जांच प्रक्रिया पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। जांच प्रक्रिया पर भी सवाल? जी, एक और दिलचस्प बात, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और ये भी कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ वो इन आरोपियों से जुड़ा था। यहाँ तक कि जो घायल हुए थे उनकी संख्या और मेडिकल रिकॉर्ड्स में भी कुछ गड़बड़ियां या विसंगतियां नोट की गईं। तो कई स्तरों पर केस कमजोर पाया गया। एक तरह से हाँ, कोर्ट के नजरिए से सबूत पर्याप्त नहीं थे। अब इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? जाहिर है अलग-अलग होंगी। बिल्कुल। जो पीड़ितों के परिवार हैं उनमें से कई ने बहुत निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला और वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। समझा जा सकता है उनकी पीड़ा, और जो बरी हुए हैं उनकी तरफ से। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इसे भगवा और हिंदुत्व की जीत बताया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कहा कि उनका सच पर विश्वास बना रहा, और उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई के लिए आभार व्यक्त किया। और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो तो जरूर आई होंगी। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी के नेताओं ने, जैसे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, उन्होंने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से पुष्टि है कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ नहीं था, और कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, तो कांग्रेस पर निशाना साधा गया। जी। दूसरी तरफ एएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि एक समुदाय को निशाना बनाया गया है और इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। कथित तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। क्या? ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ,
अगर ये सच है तो ये जांच में राजनीतिक दखल-अंदाजी की तरफ इशारा करता है। इस पर भी काफी बहस हो रही है। तो ये पूरा मामला अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। देखिए, इससे कुछ चीजें साफ होती हैं। पहली कि शुरुआती जांच में वाकई गंभीर खामियां थीं। सबूत जुटाने में कमी, यूएपीए की मंजूरी में प्रक्रियात्मक गड़बड़ी। हाँ। दूसरी बात, ये केस कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों या नैरेटिव का प्रतीक बन गया। एक तरफ न्याय की मांग थी पीड़ितों के लिए, दूसरी तरफ ये आरोप कि राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं को भसाया जा रहा है। ध्रुवीकरण काफी हुआ इस केस को लेकर। बहुत ज्यादा। और तीसरी अहम बात, ये केस हमारे देश के एंटी टेरर कानूनों और जांच एजेंसियों के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें दिखाता है। इतनी देरी, इतनी जटिलताएं, ये सब सवाल खड़े करते हैं। तो संक्षेप में कहें को तो 2008 का मालेगांव ब्लास्ट केस 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद सबूतों की कमी और प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर सभी आरोपियों के बरी होने के साथ खत्म हुआ। प्रतिक्रियाएं भटी हुई हैं और ये केस जांच, न्याय और राजनीति के बीच के जो उलझे हुए रिश्ते हैं उन पर कई सवाल छोड़ गया है। जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जब इतने सालों बाद किसी इतने गंभीर मामले में सबूतों के अभाव में बरी करने का फैसला आता है, तो ये हमारी जांच एजेंसियों की प्रभावशीलता और न्याय दिलाने की उनकी क्षमता के बारे में क्या कहता है। जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।